तरह से कानूनी प्रक्रिया थी, पूरी तरह से जायज़ थी, लीगल थी। इसीलिए महानगर पालिका ने इसके ऊपर 13 करोड़ रुपया खर्चा किया, जिसको आज खुद विवेक पंडित जी की लड़की बता रही है कि ये अवैध कब्रिस्तान है। तो वो एकदम गलत, उनकी शायद जानकारी उनको नहीं होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। नहीं तो अभी वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है विधानसभा को, और अपने विधानसभा के बारे में ही इतना जानकारी नहीं होना ये अच्छी बात नहीं है। वसई विधानसभा, ये वसई तालुका में, वसई तालुका में तो देखिए एक ही है बहुजन विकास आघाड़ी, उन्हीं को ख़त्म करना है, और उन्हीं को ख़त्म करने के लिए सब लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन कैसा है कि लड़ाई जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह से ग्राउंड लेवल का काम होना चाहिए, उस तरह से अभी तक तो नहीं दिख रहा है। हो सकता है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता और स्थानिक नेता नेहा दुबे जी है, एडवोकेट नेहा दुबे। काफ़ी कुछ इनको राजनीति के बारे में समझ है, साथ ही साथ जैसा कि हमने बताया एडवोकेट है, तो कानूनी तौर पर भी काफ़ी कुछ जानकार है। अब यहाँ एक मुद्दा इस समय काफ़ी गहमाया हुआ है वसई विरार अंतर्गत। कल राजनाथ सिंह की वसई में सभा हुई थी, उसमें वसई से प्रत्याशी नेहा दुबे पंडित ने कुछ ऐसा वक्तव्य किया कि वो वक्तव्य चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने यहाँ बयान देते हुए कहा कि एक अवैध कब्रिस्तान यहाँ बनने जा रहा है और मेरी लाश पर से वो कब्रिस्तान बनेगा। तो इस पर नेहा जी के पास कुछ ऐसी जानकारी है जो हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हकीकत क्या है। नेहा जी नमस्कार। नमस्कार। नेहा जी, कल का बयान आपने शायद सुना होगा, हालांकि आप भारतीय जनता पार्टी से हो, लेकिन यहाँ जो बयान है वो कितना सच है और कितना झूठ है? नहीं, मैं कहूँगी कि उनको शायद जानकारी नहीं है या जानकारी का अभाव होगा, इसीलिए उन्होंने शायद ये स्टेटमेंट दिया। मुझे नहीं लगता इतना सीरियस स्टेटमेंट, इतना छोटा सा मतलब उन्होंने बोल दिया। क्योंकि कैसा है कि ये जो सबसे पहले तो एक कब्रिस्तान है नहीं, ये सर्वधर्मीय जो है दफन भूमि है, जो कि जैसे हमारे यहाँ हिंदुओं के बच्चों का अगर कभी ये हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उनको जलाया नहीं जाता है, उनका जो है दफन किया जाता है उनको। तो ये ज़रूरी नहीं कि ये एब्सोल्युटली मुसलमान लोगों के लिए है, ये सब धर्म के लिए है। जैसे लिंगायत समाज के लोग हैं, उनको अगर नहीं मिला तो फिर वो लोग को कर्नाटका दफनाने सिर्फ अपने बॉडी के लिए वहाँ जाना पड़ता है। तो ऐसे ये बहुत सारे समाज को मिला के ये एक दफन भूमि बनाया गया था, जिस दफन भूमि को दिलवाने के लिए। क्योंकि कैसा है, ये दफन भूमि को पाने के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा मोर्चा बहुत सारे लोगों ने मिलकर वसई तालुका में किया था, जिसका रिजल्ट ये था कि खुद विवेक पंडित जी ने इसका जो विवेक पंडित जी जो स्नेहा के पिताजी है, उन्होंने खुद ने इसके ऊपर आगे आकर उन्होंने ये ज़मीन दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और उनके कार्यकाल में 2011 में ये ज़मीन जो है लोगों को प्राप्त हुई, और जिसके ऊपर महानगर पालिका ने 13 करोड़ रुपए का एक्सपेंस किया है। तो वो 13 करोड़ रुपया किसी ने अपने जेब से नहीं दिया, ये आपके हमारे हम सबके टैक्स का जो पैसा था उससे वहाँ पे वो दफन भूमि में पैसा खर्चा हुआ। ठीक है, ये विषय अभी आगे का है कि ये कोर्ट में है क्या है, परंतु ये दफन भूमि दिलाने में विवेक पंडित जी का हाथ था और उन्होंने भूमिका निभाई थी, जिससे लोग बहुत खुश थे कि उन्होंने लोगों को दफन भूमि दिलाई। क्योंकि लोगों को पास दफनाने के लिए जगह नहीं थी, या तो लोग प्राइवेट जगह पे, जिनके पास पैसा था प्राइवेट जगह में दफना रहे थे, या तो गांव में लेके जाकर दफना रहे थे, या तो जैसे हमारे यहाँ तुलिंजी में फॉरेस्ट की जगह है, किसी फॉरेस्ट की जगह पर जाके दफना रहे थे। लेकिन जब एक जगह मिली तो लोगों में एक खुशी का माहौल था, और ये पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया थी, पूरी तरह से जायज़ थी, लीगल थी। इसीलिए महानगर पालिका ने इसके ऊपर 13 करोड़ रुपया खर्चा किया, जिसको आज खुद विवेक पंडित जी की लड़की बता रही है कि ये अवैध कब्रिस्तान है। तो वो एकदम गलत, उनकी शायद जानकारी उनको नहीं होगी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। नहीं तो अभी वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही है विधानसभा को, और अपने विधानसभा के बारे में ही इतना जानकारी नहीं होना ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन शायद उनको हो सकता है जानकारी नहीं हो, इसीलिए उन्होंने कहा, पर ये गलत जानकारी है। आगे देखें। एक बात ये क्लियर होती है कि वो अवैध बोला जा रहा है। अवैध का मतलब क्या होता है कि किसी ने कब्जा मारा और एक वहाँ कब्जा कर दिया, वो अवैध होता है। लेकिन ये अवैध नहीं होकर पूरी तरह से लीगल प्रक्रिया के तहत लिया गया, और उसको दिलाने में खुद उनके पिताजी जिस वक्त विधायक रहे थे, चुने गए थे,
तब का ये है। बराबर, बिल्कुल सही कहा। जिस समय वो एमएलए थे, 2009 का चुनाव वो लड़के जीते थे, 2010 में ये लड़ाई सब चल रही थी, 2011 में ये जगह हम लोगों को, मतलब सारे सभी लोगों को ये जगह प्राप्त हुई थी। मैंने हम लोगों को क्यों कहा, क्योंकि वसई तालुका को ये ज़मीन प्राप्त हुई थी। तो ऐसा नहीं, देखिए कैसा है, जाति का राजनीति करके ये सब करके मतलब नहीं है, क्योंकि ये सर्वधर्मीय है। यहाँ पे हर एक धर्म के लोगों के लिए दफन भूमि दिया गया था। ऐसा नहीं था कि कब्रिस्तान शब्द बोलना मतलब खाली एब्सोल्यूट मुस्लिम समाज के लिए नहीं था। इसमें हिंदू, मुसलमान, लिंगायत समाज और ऐसे कई लोग थे, उन सभी के लिए ये दफन भूमि दी गई है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी से है, नेता है, बड़े पद पर भी है, फिर भी चुनाव में आप जिस तरह से एक्टिव दिखने चाहिए तो एक्टिव फील्ड पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह है? न नाला सोपारा में, न ही वसई में आपकी कोई एक्टिविटी दिखाई दे रही? नहीं, ऐसा नहीं है। नाला सोपारा में हमारा पाठिंबा पूरी तरह से, मेरा जो साथ है राजन नाइक जी के साथ है, उनके नामांकन रैली में भी मैं साथ में गई थी। उसके अलावा मैं भारतीय जनता पार्टी के एक पद पर हूँ, तो मुझे पार्टी से काम दिया गया है। तो पार्टी ने मुझे मेन एब्सोल्युटली जो हमारा जो मुख्यालय है, जो पार्टी का जो नरीमन पॉइंट का जो मेन ऑफिस है, वहाँ पे हेड ऑफिस में मुझे उन्होंने कुछ ड्यूटी दी है, तो मैं वहाँ उस ड्यूटी पे हूँ। उसके अलावा वो लोग मुझे जहाँ जहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, जैसे मुझे बीच में 2 दिन दहीसर विधानसभा में ड्यूटी दिया था मनीषा चौधरी जी के यहाँ पे, तो मैं वहाँ गई थी। 2 दिन बोरीवली में ड्यूटी दिया गया था, तो मैं वहाँ गई थी। तो जहाँ मुझे पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी दे रही है, मैं वहाँ वो काम कर रही हूँ। रही बात वसई विधानसभा की, तो वहाँ मैं न्यूट्रल हूँ, ना मैं वहाँ विरोध कर रही हूँ, ना मैं वहाँ साथ कर रही हूँ, और जहाँ मुझे पार्टी ड्यूटी देगी मैं वहाँ जाऊँगी। सवाल नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी करूँगा, क्योंकि परिवार की बात आती है। वसई विधानसभा की जो प्रत्याशी है, कहीं ना कहीं उनका और आपका परिवार एक है, और आपने अगस्त महीने में एक आरोप लगाया था कि इसी परिवार ने आपके ऊपर हमला कराया था। ये क्या विषय था? देखिए, ये विषय तो पारिवारिक ही है हमारा, जो आप बोल रहे हैं, इससे पार्टी का लेना देना नहीं है। लेकिन कैसा है कि हकीकत में 14 अगस्त की रात को जो मेरे पर जो हमला हुआ, क्योंकि 15 अगस्त को मेरे कार्यालय का ओपनिंग था, मैं कार्ड वितरित करने में बहुत तरह से बिजी थी, इनविटेशन कार्ड दे रही थी सबको, और मैं रात लेट नाइट घर आई। आने के बाद जो मुझ पर हमला हुआ, उस हमले में स्नेहा पंडित जी के पति जो है नवीन दुबे, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। उन्होंने 4 अज्ञात हमलावरों को मेरे घर पर भेजा। अब कैसा है, वो उस घर में रहे हैं खुद पहले, तो जब उन्होंने दुबे स्टेट का घर छोड़ा, उसके पहले वो उसी घर में रहते थे, तो घर का पूरा नक्शा वो जानते हैं। तो उन्होंने भेजा लोगों को बराबर पता था कि मेरा कमरा किस तरफ है, क्योंकि हमारा घर काफ़ी बड़ा है, 12,500 स्क्वायर फीट का घर है हमारा। तो उनको पूरी तरह से पता था कि मैं किस जगह पर मिलूंगी, या मैं कहाँ तक, मेरी बाउंड्रीज तक मैं हूँ। तो बराबर उन्होंने 4 अज्ञात हमलावरों को समझाकर उन्होंने मेरे यहाँ पर भेजा हमला करने। और बात ये हुई कि जब पुलिस स्टेशन में जाती हूँ, अगर मुझ पर हमला हुआ तो ऑब्वियसली मैं कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन जाऊँगी, क्योंकि जब मुझ पर हमला हुआ तो मैंने तो 112 पे फ़ोन करके पुलिस को बुला लिया था। घर पे पुलिस आई, लोगों को भेजने लगी, लोग जा नहीं रहे थे, तो पुलिस ने कहा कि ठीक है चलो, तुलिंज पुलिस स्टेशन बाजू में, सब लोग पुलिस स्टेशन चलो। तो जब पुलिस स्टेशन जाने की बारी आती है, तो बार बार यही मैडम जी जो है पुलिस स्टेशन आती है, और इनके आने के पहले फ़ोन आ जाता है कि विवेक पंडित की लड़की जो है पुलिस स्टेशन आ रही है, तो इनको रुकाया ना जाए, इनसे इमीडिएटली काम करा। तो और जो भी कुछ है, फिर वो फेवरिज्म में उनके फेवर में हो जाता है। तो वो चीज़ जो है, अगर वो मुझसे, देखिए अगर मुझ पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला किया, और अगर उनके खिलाफ मैं शिकायत देने पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, और अगर ये आ जाती है उनके बचाव में, और साथ में वो विवेक पंडित जी का पॉलिटिकल प्रेशर और उनका जो भी प्रेशर है वो ला देती हैं, तो फिर लड़ाई ओपन ही हो जाती है। तो आपने जैसा बोला और समझ में आया, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और यही स्नेहा दुबे जी लाडली बहना का काफ़ी प्रचार प्रसार कर रही है। इस समय सबसे अहम मुद्दा अगर चुनावी बनाए तो लाडली बहना, और आप उनके घर की अपनी बहन, आपके ऊपर इस तरह से क्या कहा जाए, क्या समझा जाए? देखिए कैसा है, पहले तो वो हमारे पार्टी में थी नहीं। मैं सबसे पहले बात आपको बता दूं, उनको जो टिकट घोषित हुई वो दोपहर के 1:30 बजे के आसपास उनको टिकट घोषित हुई। टिकट घोषित होने के बाद रात के 8 बजे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया। तो मुझे लगता है पूरे भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये पहली उम्मीदवार ऐसी है जिन्होंने पहले भी फॉर्म पाया और उसके बाद इन्होंने पक्ष प्रवेश किया। तो ये एक्चुअली हमारे पार्टी की थी नहीं।
ये थी इनके पति जो थे वो ये और इनके पति जो थे वो एकनाथ शिंदे जी के पार्टी के थे, और बार बार कुछ होता था तो एकनाथ शिंदे जी का इन्वॉल्वमेंट रहता था और उनके पीए प्रभाकर काले का इन्वॉल्वमेंट रहता था, और बार बार वही लोग पुलिस स्टेशन में या महानगर पालिका में बात करते थे। तो हम लोगों ने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया, लेकिन अभी ऑल ऑफ अ सडन ये इमीडिएटली आ गई भारतीय जनता पार्टी में, और अभी यहाँ आके इन्होंने यहाँ से टिकट पा लिया है। तो ठीक है, अभी एक ही पार्टी में अभी अपन क्या कर सकते हैं। तो वैसे विधानसभा में वो चुनाव लड़ रही हैं, फिलहाल मैं उनको वहाँ डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, मैं वैसे विधानसभा में जा ही नहीं रही हूँ, ना उनके फेवर में ना उनके अपोज में। रही बात नालासोपारा विधानसभा में, तो हम काम कर रहे हैं राजन नाईक जी का। हम चर्चा को ख़त्म करें इसके पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपका गणित क्या कहता है इन तीनों ही, खासकर वसई विरार अंतर्गत जो 3 सीट आती है, वसई, नालासोपारा और बोईसर, उसमें आपका गणित क्या कहता है और कौन कहाँ इस समय है? गणित के बारे में नहीं कहूँगी, मैं डायरेक्ट कहूँगी भारतीय जनता पार्टी की मैं कार्यकर्ता हूँ, और उस हिसाब से मैं कहूँगी कि सारी सीट जो है भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। पूरे महाराष्ट्र में आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हैं। नहीं, आपने अपनी पार्टी की बात कही, लेकिन मेरा सवाल जो है वो ये है कि ठीक है आपकी पार्टी जीती तो भी आपका मुख्य प्रतिद्वंद्वी कौन है और मुकाबला किस तरह से है, मेरा सवाल। वसई विधानसभा, ये वसई तालुका में, वसई तालुका में तो देखिए एक ही है बहुजन विकास आघाड़ी, उन्हीं को ख़त्म करना है, और उन्हीं को ख़त्म करने के लिए सब लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन कैसा है कि लड़ाई जिस तरह से होनी चाहिए, जिस तरह से ग्राउंड लेवल का काम होना चाहिए, उस तरह से अभी तक तो नहीं दिख रहा है। हो सकता है बचे 2 दिन हैं और कुछ जलवा हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि हमारा तो देखिए टारगेट ये है कि बहुजन विकास आघाड़ी यहाँ से सुपड़ा साफ होना चाहिए। जो अगर हो जाए तो वेरी गुड है, नहीं होगा तो अगली बार देखेंगे। आने वाले 6 महीने बाद फिर से नगर सेवक का चुनाव है, तब देखा जाएगा। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मजबूत थी पूरे पालघर जिले में, और खासकर वसई, नालासोपारा, बोईसर में भी हर जगह से लीड मिली थी। और लोकसभा चुनाव में कहीं न कहीं योगी जी की एक सभा हुई थी, उसका भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा था नालासोपारा में। इस बार योगी जी की सभा की चर्चा शुरू थी, लेकिन ऐन वक्त पर अब योगी जी की सभा भी नहीं हो रही है। क्या ये असर पड़ेगा? नहीं, देखिए कैसा है, अभी उसके लिए तो अपन कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कैसे योगी जी खुद एक स्टार प्रचारक है, तो योगी उतने बड़े विषय पे बोलना तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन उनका कैसे, उनके इतने सारे शेड्यूल लगे रहते हैं कि उनका टाइम मिलना ही बहुत बड़ी बात है, और उनको आना, पूरा प्रोटोकॉल मेंटेन करना बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि जब तक निर्णय नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि कैसा है, जनता त्रस्त हो गई बहुजन विकास आघाड़ी से। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि कोई सीट नहीं आने वाली है, आपको लग रहा होगा कि सीट नहीं आएगी, लेकिन जब तक मतदान नहीं होगा, क्योंकि लोग परेशान हैं और लोगों का दिल की चॉइस जो है वो बीजेपी है। हकीकत में ये दिली चॉइस जो है, और लोग ने एक्चुअली देख रहे हैं किसको, मोदी जी को देख रहे हैं। तो ये हो सकता है मोदी जी का जो फैक्टर है, मोदी फैक्टर जो है, अगर वो चल गया तो शायद यहाँ पे चेंज हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है। मोदी फैक्टर तो लोकसभा चुनाव में भी पालघर में चला, लेकिन ओवरऑल महाराष्ट्र में उतना नहीं चल पाया, तो क्या उसका असर पड़ेगा? तो हम भी पालघर जिला की बात कर रहे हैं, वसई तालुका की बात कर रहे हैं, तो मैंने वही कहा ना कि मैं ओवरऑल नहीं बात कर रही हूँ, एटलीस्ट वसई तालुका की मैं बात करूँ तो हो सकता है मोदी फैक्टर चले, हो सकता है। बाकी एग्जिट पोल करना तो आप लोगों का काम है, एग्जिट पोल आप ही लोग निकालेंगे, लेकिन हो सकता है मोदी जी का जो है ये चले और परिवर्तन हो, यहाँ पर परिवर्तन होना ज़रूरी है। तो हम बात कर रहे थे नेहा दुबे जी से, ये प्रखर वक्ता है और कितने अच्छे से इन्होंने अपनी बात को रखा, आपने देखा सुना, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी और उन्होंने दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के लिए, ये पार्टी के साथ जुड़ी हुई, इसके लिए पार्टी जीतेगी। इन्होंने ये भी कहा, इसके साथ में ये भी कहा कि जब तक जनता अपना, जनार्दन अपना निर्णय नहीं दे तब तक कुछ भी कहना बहुत अतिशयोक्ति हो सकता है, इसके लिए वो कहने से भी बच रही। अब आने वाले समय में ही ये तो मालूम पड़ेगा कि चुनावी ऊँट किस करवट बैठता है और आखिरी परिणाम क्या आता है। वो हम मिलेंगे जब 23 तारीख को दोपहर या शाम के समय पिक्चर साफ हो जाएगी तभी। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।